नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है, आप लोग पढ़ते रहिए। जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग नोट्स बनाते जाइए और बुक से और बेयरएक्ट से मिला करके जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसके हिसाब से आप पढ़ते जाइए। कि एक रफ नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आईपीसी का चैप्टर 4 क्या चीज़ से संबंधित है? साधारण अपवाद से। कल हम लोग धारा 80 पढ़े थे। धारा 80 में क्या पढ़े थे? दुर्घटना। कोई दुर्घटना कब होती है या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो किसी कार्य को दुर्घटना बना देंगी? तो जब कोई कार्य जो है दुराशय के बिना किया गया हो और विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण तरीके से और विधिक कार्य करते हुए उचित सावधानी और सतर्कता का प्रयोग करते हुए किया जाता है और उसमें कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो उसको हम दुर्घटना कहते हैं और यह क्षम है। धारा 80। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा 81, 82, 83। धारा 81 में क्या है? तो धारा 81 में है क्विड नेसेसिटिया नॉन हैबिट लिगम। ये लैटिन सूत्र है, इसको बोलते हैं क्विड नेसेसिटिया नॉन हैबिट लिगम। इसका मतलब होता है आवश्यकता विधि को नहीं मानती। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आवश्यकता से संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा 81 है। आवश्यकता से संबंधित धारा 81 है और धारा 81 में लैटिन सूत्र है जिसको कहा जाता है क्विड नेसेसिटिया नॉन हैबिट लिगम। इसको बोलते हैं आवश्यकता विधि को नहीं मानती। धारा 81 में है क्या? धारा 81 में कहा गया है कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है। कार्य जिससे अपहानि होना संभव है, मतलब कार्य ऐसा है जिससे अपहानि होना संभव है। पहला, किंतु बिना दुराशय के अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन के लिए किया जाता है। धारा 81 में क्या है? कार्य जिससे अपहानि होना संभव है किंतु दुराशय के बिना और किसी अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन के लिए किया जाता है, तो ये क्या है? विधि द्वारा क्षम है। तो कार्य जो है यानी जो करता है या दोष करता है उसको पता है कि जो काम वो करने जा रहा है उससे क्या हो सकता है? अपहानि हो सकती है, संभावित है, अपहानि होना संभव है, किंतु वह दुराशय के बिना यानी कोई गिल्टी माइंड या किसी विद्वेष के अभाव में वो क्या करता है? काम करता है। और उससे क्या होता है? अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन के लिए ऐसा करता है। जो काम करता है वो किस लिए करता है? अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन के लिए करता है, तब वह क्षम होगा। धारा 81 के आवश्यक तत्व देखेंगे अब हम। धारा 81 के आवश्यक तत्व क्या है? तो धारा 81 के आवश्यक तत्व है पहला, दोषकर्ता के कार्य से अपहानि
संभाव्य है। दूसरा, बिना दुराशय के किया जाता है, बिना दुराशय के। तीसरा है अन्न अपहानि के निवारण के लिए, अन्न अपहानि के निवारण या परिवर्जन के लिए। और चौथा है जो ऐसे अपहानि जो निवारण करना है उसमें किसी व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा करना, सुरक्षा करने के लिए, क्या करने के लिए? किसी व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए। तो धारा 81 के आवश्यक तत्व 4 है। क्या है? पहला, जो दोषकर्ता जो कार्य कर रहा है, करता है, उसको पता है कि उसके कार्य से क्या है, अपहानि संभव है। उसको पता है कि उसके कार्य से क्या है, अपहानि संभव है, यानी कि जो वो काम कर रहा है उससे अपहानि होगा। लेकिन बिना दुराशय के, किसके? बिना दुराशय के काम करता है और अन्न अपहानि के निवारण या परिवर्जन के लिए करता है। जो वो काम कर रहा है, करता या दोषकर्ता, वो किसी अन्न अपहानि के निवारण या परिवर्जन के लिए कर रहा है। और ऐसा निवारण परिवर्जन किसका करना है? किसी व्यक्ति का या संपत्ति का। किसी व्यक्ति या संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो ऐसा काम करता है, इसीलिए वो क्या है, क्षम है। तो धारा 81 में क्या है, आवश्यकता विधि को नहीं मानती है, यह लैटिन सूत्र है, इसको शामिल किया गया है धारा 81 में। धारा 81 के 4 आवश्यक तत्व है। पहले कि जो कार्य कर रहा है उससे हमको पता है कि क्या होने वाला है, कोई अपहानि कारित होना संभव है, किंतु हम कैसे कर रहे हैं, उसको बिना दुराशय के कर रहे हैं और किसी अन्य अपहानि के निवारण के लिए कर रहे हैं। और जो अन्य अपहानि निवारण करना वो कैसा होना चाहिए, किसी व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। ये 4 इसके आवश्यक तत्व है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो है ये लैटिन सूत्र क्यूर नेसेसिटिया नॉन हैबिटलिगम। आवश्यकता विधि को नहीं मानते, इसको हिंदी में कहते हैं आवश्यकता विधि को नहीं मानती है। ये लैटिन सूत्र है। ये लैटिन सूत्र लिख दिया जाता है और पूछा जाता है एग्जाम में कि लैटिन सूत्र किस धारा से संबंधित है। तो आपको बताना हो कि धारा 81 से संबंधित है। धारा 81 में क्या है, तो आवश्यकता का नियम है, आवश्यकता विधि को नहीं मानती। आवश्यकता विधि को नहीं मानती, क्यों नहीं मानती? आवश्यकता को क्यों प्रतिरक्षा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है? आवश्यकता है तो प्रतिरक्षा आपको मिलेगा। अगर आपने साबित कर दिया कि आवश्यकता थी अपहानि करना, तो आपने अपहानि भी कर दिया, फिर भी आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। धारा 81 क्या देती है, आपको अपहानि करने का अधिकार देती है कि आप अपहानि करिए, और आपको वो क्षम्य बनाती है। क्यों ऐसा है, आवश्यकता को क्यों प्रतिरक्षा के रूप में एक्सेप्ट किया गया, ये हमको जानना है। तो आवश्यकता को इसलिए प्रतिरक्षा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है ताकि अच्छे परिणाम उत्पन्न हो सके। किस लिए? ताकि अच्छे परिणाम उत्पन्न हो सके, अच्छे परिणाम के लिए। इसको दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो नहीं लिखे हैं तो इसको दोबारा देख करके लिख लीजिएगा। अच्छे परिणाम के लिए आवश्यकता को प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार किया गया है। जो धारा 81 है, इसको एक दूसरा नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको कहते हैं गुरुतर अपहानि के निवारण के लिए लघुतर अपहानि क्षम है। ये सूत्र है हिंदी में, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुतर अपहानि। गुरुतर अपहानि के निवारण के लिए
लघुत्तर अपहानी क्षम्य। ये भी सूत्र है, धारा 81 का दूसरा नाम है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि गुरुतर अपहानी यानी बड़ी अपहानी को रोकने के लिए छोटी अपहानी क्षम्य है। ये किस धारा में? तो आप बताएंगे कि धारा 81 में। धारा 81 क्या कहती है कि अगर कोई बहुत बड़ा अपहानी होने वाला है तो उसको निवारण के लिए आप कोई छोटा सा अपहानी कर सकते हैं और विधि आपको क्षम्य कर देगी। यही इसका मतलब हुआ। इसको कहते हैं गुरुतर अपहानी के निवारण के लिए लघुतर अपहानी क्षम्य है। यानी कि कोई बड़ा मामला है, कोई बड़ा अपराध, कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है और उसको निवारण करने के लिए आपने कोई छोटी सी अपराध कर दी या छोटा सा कोई घटना कर दिया तो वो आपको विधि के द्वारा क्षम्य बनाया गया है। इस पे 2 दृष्टांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग दोनों दृष्टांत को अब देखेंगे। दृष्टांत नंबर 1। पहले दृष्टांत में कहा गया कि एक वाष्प जलयान का कप्तान है। वाष्प जलयान का कप्तान है। कौन है कप्तान? क। ये जहाज चला रहा है बिना किसी उपेक्षा के, यानी उपेक्षा नहीं करता है, उपेक्षा नहीं करता है और इसकी कोई कसूर भी नहीं है इस कप्तान की। ये आराम से जहाज अपने सही तरीके से लेके जा रहा है, लेकिन अचानक सडन वह पाता है कि वह ऐसी परिस्थितियों में है कि यदि वह अपना मार्ग परिवर्तन नहीं किया तो वह 20 या 30 व्यक्ति से भरी हुई नाव को क्या कर देगा? डुबो देगा। उसको क्या करना है? मार्ग परिवर्तन करना है। अपने आप को ऐसी परिस्थिति में अचानक पाता है कि यदि वह मार्ग परिवर्तन नहीं किया तो क्या हो सकता है? 20 और 30 व्यक्ति से भरा हुआ नाव को वो डुबो देगा। और यदि मार्ग परिवर्तन कर लिया तो उसको ख नामक जहाज जिसमें मात्र 2 व्यक्ति हैं उसको डुबोने की संभावना है, क्योंकि वो मार्ग परिवर्तन करेगा तो वो ख नामक जहाज जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग से जाएगा। तो हो सकता है कि वो ख नामक जहाज को टक्कर में डुबो दे, या ये भी संभव है कि हो सकता है संयोगवश वो उसको बचा करके निकल जाए। तब क्या करता है? मार्ग परिवर्तन करता है और मार्ग परिवर्तन करने के बाद क्या होता है? वो ख जहाज से जाके टकरा जाता है और ख जहाज डूब जाती है और ये दोनों व्यक्ति मारे जाते हैं और ये जो क का जहाज है ये सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो क्या क जो कप्तान जहाज का मार्ग परिवर्तन कर दिया, इसने कोई अपराध किया? नहीं, इसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क जो है जब वो अपना जहाज चला रहा था उसने कोई उपेक्षा नहीं की थी, कोई कसूर नहीं किया था और वह अचानक अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाता है कि अगर वो रास्ता नहीं बदला तो अपने जहाज को डुबो देगा। और उसके जहाज में कितने हैं? 20 से 30 लोग बैठे हैं और 20-30 लोग मर जाएंगे। और उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर वो मार्ग बदल ले तो दूसरा जहाज जो ख है उसमें मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं, उसको डुबोने की संभावना है और हो सकता है कि वो उसको बचा के निकल भी जाए, लेकिन वो बचा नहीं पाता है और ख जहाज डूब जाता है, 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। तो विधि इसको क्षमा प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि उसने 2 के बजाय 20-30 लोगों का जान बचा लिया। इसी को कहते हैं गुरुतर अपहानी के निवारण के लिए लघुतर अपहानी क्षम्य है। ये आपका पहला दृष्टांत था। और दृष्टांत नंबर 2। दृष्टांत नंबर 2। दृष्टांत इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दृष्टांत पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और ये संभावना 100% रहती है कि दृष्टांत से तो 2-4 क्वेश्चन जरूर समस्या बना के पूछ लेते हैं। एक क्या होता है, एक कोई गांव है, उसमें बहुत बड़ी अग्निकांड हो जाती है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे आग लग जाती है। आग लग जाती है, एक फायरमैन जाता है और उस आग को और फैलने से बचाने के लिए जो लोगों का घर है उसको गिरा देता है।
जो लोगों का घर बना हुआ है उसको वो गिरा देता है, ताकि आग को और फैलने से वो रोक सके। कौन है? फायरमैन है। गांव में बहुत बड़े लेवल पे आग लग गई है, बहुत ज़्यादा। और उसको और फैलने से आगे बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्या करता है वो फायरमैन? लोगों का घर गिरा देता है। जो आग से जल रहा है उसको वो गिराना शुरू करता है, गिरा देता है। यदि यह पाया जाता है कि अगर जो फायरमैन है उसका कार्य पाया जाता है कि अपहानी को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए था, यानी कि जो आग लगी थी उसको और आगे फैलने से रोकने के लिए अगर उसने घर गिरा दिया था, तो उसको विधि क्षमा प्रदान करती है, उसको दंडित नहीं किया जाता। इसलिए देखते हैं कि जब बहुत बड़े लेवल पे आग लगता है कहीं भी, तो फायरमैन सबसे पहले क्या करता है? जिस घर में आग लगी होती है वहाँ पे उसको गिराने की कोशिश किया जाता है। फिर उस पर पानी वानी और जो भी चीज़ें होती हैं दमकल के द्वारा उस पर छिड़का जाता है, ताकि आग को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। तो ये हमारा दूसरा दृष्टांत हो गया। एक इस पे स्टीफन महोदय ने दृष्टांत दिया है, वो भी हम लोग देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण, स्टीफन महोदय ने। स्टीफन महोदय ने क्या कहा है ये देखते हैं हम लोग। स्टीफन महोदय ने कहा है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं और ये समुद्र में बह जाता है। ये दो व्यक्ति हैं, ये समुद्र में बह गए हैं और ये अपने जीवन रक्षा के लिए कोई उपाय खोज रहे हैं। उनको अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। क्या मिलता है? लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जो दोनों में से सिर्फ एक का भार सहन कर सकता है। क्या कर सकता है वो? दोनों में से किसी एक व्यक्ति का भार वो सहन कर सकता है। दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसको पाने के लिए दोनों लकड़ी के तरफ दौड़ते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे को धक्का दे देता है। ये जो है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ए जो है बी को धक्का दे देता है और बी पानी में डूब के मारा जाता है। बताइए कौन सा अपराध हुआ? कोई अपराध हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे कोई अपराध नहीं हुआ, क्योंकि दोनों अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और लकड़ी का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए दोनों ही उसके तरफ बढ़ते हैं। और ए बी को धक्का मार देता है ताकि बी कोई दूसरा टुकड़ा खोज सके अपने लिए। इसीलिए ए ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन यहीं पे एक दूसरा दृष्टांत देखिए। मान लीजिए ए जो है टुकड़ा प्राप्त कर लिया और टुकड़ा पे बैठ गया। टुकड़ा पे क्या किया? टुकड़ा पे बैठा है, टुकड़ा पर बैठा है। अब बी आता है, इसको धक्का दे देता है और ए गिर जाता है और मारा जाता है। कोई अपराध हुआ? हाँ हुआ। क्या हुआ? अपराध हुआ। कैसे? क्यों? क्योंकि ये जो है टुकड़ा प्राप्त कर चुका है और टुकड़े पर वो चढ़ के बैठा हुआ है। अब बी जा करके उसको धक्का दे दिया, जो बी को देने का अधिकार नहीं था। तब क्या हुआ? बी जो है अपराध के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। एक और उदाहरण इसमें है, 3 उदाहरण उन्होंने दिया था कि मान लीजिए ए और बी दोनों हैं। ये टुकड़ा पे बैठा है, ठीक है, इसको धक्का दे दिया, तब तो ये अपराध हो गया। मान लीजिए कि ये बी दोनों जो है ये और बी दोनों जो है टुकड़ा के लिए संघर्ष करते हैं। टुकड़ा के पास पहुंचते हैं और ये जो है बी को धक्का दे देता है। ठीक, तो ये तो एग्जाम्पल आपको हम समझा दिए। मान लीजिए कि टुकड़ा जो है ए के कब्जे में आ गया, उसके बाद अगर बी धक्का देता है तब क्या होगा? क्योंकि ए जो है टुकड़ा प्राप्त कर लिया, टुकड़ा ये प्राप्त कर लिया, अब बी इसको हटाना चाह रहा है। तो अब क्या होगा? क्योंकि ये प्राप्त कर लिया है
इसके पास आ गया है, अब अगर बी धक्का दे देगा तो क्या होगा, तो भी अपराध हो जाएगा। लेकिन दोनों संघर्षरत हैं, दोनों टुकड़ा को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं और ए बी को धक्का दे दिया तो कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि अभी टुकड़ा के पास कोई नहीं पहुंचा है। और जैसे ही टुकड़ा किसी एक व्यक्ति को मिल जाएगा, तब अगर दूसरा व्यक्ति उसको धक्का दे देता है या उस पर से हटा देता है, तब अपराध होगा। तो ये था स्टीफन का उदाहरण था ये इनका। इसमें याद रखिएगा कि दो व्यक्ति जो है संघर्षरत है टुकड़ा को प्राप्त करने के लिए, और उस संघर्षरत में से एक व्यक्ति दूसरे को धक्का दे देता है ताकि दूसरा व्यक्ति जो है दूसरा टुकड़ा खो सके, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। अब हम लोग इसमें केस देखेंगे कि इसमें केस क्या है। तो इसमें एक नया टॉपिक हम लोग है इसमें एक कि मान लीजिए कि इसमें आवश्यकता है, तो क्या आवश्यकता का बचाव आप अपने आत्मरक्षा में ले सकते हैं। किसमें, आत्मरक्षा में। आत्मरक्षा के मामले में क्या होगा, इसमें एक लिविंग क्वेश्चन है कि आत्मरक्षा के मामले में मतलब अपना जीवन बचाने के लिए क्या कोई व्यक्ति आवश्यकता विधि को नहीं मानती है, इसका बचाव ले सकता है। बताइए क्या होगा। आपको आत्मरक्षा करना है, आपके शरीर पे आपके जीवन पे कोई संकट आ चुका है और उसके निवारण के लिए या अपने जीवन को बचाने के लिए क्या कोई व्यक्ति आवश्यकता विधि को नहीं मानती है, इसका बचाव ले सकता है। नहीं, काहे नहीं ले सकता है, क्योंकि अपना जीवन बचाने के लिए आप दूसरे के साथ कोई अपराध नहीं कर सकते। इस पे एक केस है, उसका नाम है आर बनाम डडले एवं स्टीफन। ठीक है, केस का नाम ही है आर बनाम डडले एवं स्टीफन, ये केस का नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एंट्रेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस पूछा जाता है आर बनाम डडले एवं स्टीफन संबंधित है क्या चीज़ से, आवश्यकता विधि को नहीं मानती है उससे संबंधित या धारा 81 से संबंधित है। ठीक, आपको याद होना चाहिए कि केस क्या चीज़ पे है, धारा 81 पे है, और धारा 81 में क्या है, तो आवश्यकता विधि को नहीं मानती है। आर बनाम डडले एवं स्टीफन में हुआ क्या था ये आप बताते हैं हम आपको। तो इस बाद में क्या हुआ था कि इसमें 3 वयस्क व्यक्ति थे, एक डडले था, दूसरा स्टीफन, डडले स्टीफन, और एक बच्चा था और एक ब्रुक्स था, और एक बच्चा था पार्कर। एक बच्चा था पार्कर और 3 वयस्क थे, डडले, स्टीफन और ब्रुक्स। ये लोग यात्रा पे थे समुद्र में, लेकिन समुद्र में तूफान आया और ये पानी में बह गए चारों लोग। जहाज बहुत ज़्यादा अंदर पानी में चली गई, इनको किनारा नहीं प्राप्त हुआ। ये लोग 18-20 दिन तक पानी में रहे, इनको कोई किनारा ही नहीं मिला। जो सामान राशन पानी खाने का जो रखे थे, खाना पानी सब खत्म हो गया और ये लोग एकदम भूखे प्यासे थे। 20वें दिन क्या हुआ, जब ये लोग भटकते भटकते 20 दिन हो गया, तब इन्होंने क्या किया, डडले और स्टीफन ने आपस में विचार किया कि पाकर को मार के खाया जाए। और जब ब्रुक्स से पूछा गया तो ब्रुक्स ने सहमति नहीं दिया। ब्रुक्स कहा कि नहीं, मैं पाकर को मारने के लिए सहमत नहीं हूँ। डडले और स्टीफन दोनों ने आपस में बातचीत किया और ये दोनों आपस में सहमत हुए। उसके बाद पार्कर जो अवयस्क लड़का था, बच्चा था, उसको इन्होंने मार डाला। मार करके इसका मांस वो लोग 2-3 दिन तक खाए। उसके बाद जब वो तट पे पहुँचे, समुद्र का जब किनारा मिला उनको, जब वो तट पे पहुँचे आए तो इन पे केस हुआ।
तो न्यायालय में इन्होंने धारा 81 का बचाव लिया कि इन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसा काम किया, क्योंकि अगर वो पारकर को मार के नहीं खाते तो उनका जीवित बचना मुश्किल था। तो इसमें न्यायालय ने क्या कहा वो सुनिए कि व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा करना उसका एक जिम्मेदारी है, लेकिन अपना जीवन समाज के लिए या दूसरे के लिए समर्पित कर देना उसकी क्या है, बलिदान है, महान कार्य है। और आपने दूसरे का जीवन अपने जीवन को बचाने के लिए ख़त्म कर दिया, उसको मार डाला, उसको मार के खा गए, तो आपको विधि में कोई बचाव नहीं मिलेगी, ये कोई आवश्यकता नहीं थी। विधि एक व्यक्ति को मारकर दूसरे व्यक्ति को खाने के लिए कभी भी अनुमति प्रदान नहीं करती है, इसलिए नहीं कहा गया कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, ये सूत्र इसमें लागू नहीं हुआ, यानी कि इनको धारा 81 का लाभ नहीं मिला। किसको नहीं मिला? डडले, स्टीफन और ब्रुक्स को इनको सजा हो गई और इनको जेल की सजा हुई। एक केस ये है, यह धनिया दाजी का। एक इम्पोर्टेंट केस ये भी है, इसका कभी कभी तथ्य पूछा जाता है, याद रखिएगा। धनिया दाजी, धनिया दाजी प्रकरण। इसमें क्या हुआ था ये सुनिए। धनिया दाजी के प्रकरण में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, तार का पेड़ आप लोग जानते होंगे, बिहार वार में बहुत होता है, जिसमें से तारे निकलता है, खजूर का पेड़ में से भी तारे निकलता है। इसमें एक व्यक्ति था कौन, उसके पास तार का पेड़ था जिसमें से तारे निकलता था, और कोई व्यक्ति उसका तारी चोरी कर लेता था। क्या होता था इसका, कोई व्यक्ति आता था इसका चोरी कर लेता था क्या, तारी। एक पौधा था जिसको लगाया था, उसमें से तारे निकलता था। ये परेशान हो गया, सोचा अरे कैसे पता करें कि कौन मेरा तारी ले जा रहा है। ये बहुत परेशान हुआ। अंत में ये क्या किया कि तारी के पेड़ में जो घैला होता है उसमें से तारी इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन लगाया जाता है, इतना बड़ा छोटा सा, आप देखे होंगे गाँव में। उसमें उसने क्या किया, विष डाल दिया, धतूरा, विष डाल दिया। धतूरा क्या होता है, जहर होता है, उससे आदमी का प्राण जा सकता है। उसमें उसने धतूरा डाल दिया। और जो चोर था वो उस दिन भी तारी उतार के ले आया, वो तारी उतार के लाया, सैनिक को बेच दिया। सैनिक लोग को और उस चोर को पता नहीं था कि इस तारी में क्या है। सैनिक सब पिए और बीमार पड़ गए। तो केस लाया गया धनिया दाजी पे। तो इसने कहा कि वो धारा 81 का लाभ लेना चाहा, कि उसने आवश्यकता में ऐसा काम किया, लेकिन विधि नहीं मानी। न्यायालय ने कहा नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि आप चोर को पकड़ने के लिए तारी में जहर मिला दीजिए, विष मिला दीजिए, ये कोई उचित कार्य नहीं है। विधि इसको क्षमा प्रदान नहीं करती है, इसीलिए धनिया दाजी को कोई भी क्षमा प्रदान नहीं किया गया और उसे सजा हो गई। दूसरा एक केस है दिसंबर का। दूसरा केस है दिसंबर बनाम पारुल का। दिसंबर बनाम रूमल। दिसंबर बनाम रूमल, इसमें क्या हुआ था? दिसंबर बनाम रूमल में ये भी इम्पोर्टेंट केस है, इसको कभी पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था को उसको क्या किया गया, मुंडन करके, बाल वाल उतार के, कपड़ा उतार के, पूरे समाज के सामने जूतों की माला पहना करके पूरे गांव में घुमाया गया और उसको जूता से पीटा गया। और ये जो पीटने वाला काम करवाने वाले लोग थे वो कुछ गांव पंचायत के सदस्य थे। कौन थे वो? पंचायत के सदस्य थे। और इन्हीं पंचायत के सदस्य के आदेश पे क्या हुआ, को पीटा गया और इनको माला उला पहनाया गया जूते का, और इनको पूरे गांव में घुमाया गया, कपड़ा उपड़ा उतार के, इनको एकदम टकलाती वो करके, चेहरा उरा में काली पोत उत करके। तो का जो है केस लाया किसने? पंचायत के सदस्य।
तो इस बाद में तथ्य ये था कि क जो था एक चमार की लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया था। एक चमार की लड़की थी, औरत बच्ची थी, गर्ल्स, उसके साथ इसने क ने अश्लील हरकत की थी, अभद्र व्यवहार किया था। और उस पूरे समुदाय के 200-300 लोग एकदम आक्रोशित हो गए थे और डंडा उंडा लेकर के उसको खोज रहे थे दंडित करने के लिए। और उसको इन लोगों से बचाने के लिए पंचायत के सदस्य ने क्या किया, इसको माला उला पहनाया, पूरा कालिक पोता शरीर पे और पूरे समाज में इनको घुमाया। और पंचायत के सदस्य ने इनसे लिखित में स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया था, किससे, क से, कि वो ऐसा उसके साथ कर सकते हैं। इनकी अनुमति प्राप्त करके ही पंचायत के सदस्य ने ऐसा काम किया था, ताकि क को, ये जो समुदाय था, इनके द्वारा किए जा रहे हमले से बचाया जाए। तो इस प्रतिरक्षा को न्यायालय ने एक्सेप्ट किया और कहा कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती है, यहाँ नियम लागू होगा। और ये जो पंचायत के सदस्य थे, इनको कोई सजा नहीं हुआ। तो ये हमारा धारा 81 था। धारा 81 पे हम लोग इम्पोर्टेंट केस पढ़ लिए। धारा 81 है क्या? तो धारा 81 कहता है आवश्यकता विधि को नहीं मानती है या गुरुतर अपहानि के निवारण के लिए लघुतर अपहानि क्षम्य है। इस पे एक सूत्र है, उस सूत्र को बोलते हैं क्यूर नेसेसिटी नॉन हैबिट लिनम, यानी आवश्यकता विधि को नहीं मानती है। धारा 81 पे सबसे ज़्यादा लीडिंग जो केस है वो है आर बनाम डडले एवं स्टीफेन का। ये आप याद रखेंगे, आर बनाम डडले एवं स्टीफेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था, 4 व्यक्ति थे, एक डडले, दूसरा स्टीफेन, तीसरा ब्रुक्स और एक बच्चा जिसका नाम पार्कर था। ये लोग समुद्र में खो जाते हैं और बाद में क्या करते हैं, बच्चे को मार करके लोग खाते हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग आवश्यकता बस ऐसा काम किए। तो न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करता और इनको सजा देता है। हो गया धारा 81 कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे धारा 82। धारा 82 में क्या है, तो धारा 82 और धारा 83 दोनों हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। धारा 83 इसमें क्या है, धारा 82 में इसमें है डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स। धारा 83 में क्या है, डोली कैपेक्स। एग्जाम में पूछा जाता है कि डोली इन कैपेक्स से संबंधित धारा कौन सी है, तो आप बताएंगे डोली इन कैपेक्स से संबंधित धारा 82 है। डोली कैपेक्स से संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा 83 है। दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ इन का है। धारा 82 में क्या आता है, इन, डोली इन कैपेक्स, ये लैटिन सूत्र है। इसका मतलब होता है अपराध करने में जो बच्चा होता है अक्षम होता है। धारा 82 में कहा गया है कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध करने में अक्षम है। अपराध करने में क्या है, वो अक्षम है, वो अपराध नहीं कर सकता। धारा 82 कहती है कि कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम है वह कोई अपराध कर ही नहीं सकता। यानी धारा 82 क्या करती है, बच्चों को संरक्षण प्रदान करती है कि कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम उम्र का है उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही उसके हाथ से मर्डर क्यों न हो गया हो, लेकिन फिर भी उसको दोषी नहीं माना जाएगा और उसे कोई भी सजा नहीं होगी। धारा 83 क्या कहती है, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का बालक। क्या कहती है धारा 83, 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का बालक किसी अपराध के लिए दोषी हो सकता है। मतलब क्या कह रहा है, ये दोषी हो सकता है। कब दोषी हो सकता है, जब वह अपने कार्य की प्रकृति
कार्य की प्रकृति जानने में सक्षम हो, या जो वह कर रहा है वो उसको समझ रहा हो। तो धारा 83 कहती है कि कोई बच्चा जो 7 साल से अधिक उम्र का है किंतु 12 साल से कम उम्र का है तो वह किसी अपराध के लिए दोषी हो सकता है। कब? जब वह अपने कार्य की प्रकृति को समझ रहा हो या समझने में सक्षम हो। अगर वह अपने कार्य की प्रकृति समझ रहा है तब तो उसको दोषी माना जा सकता है, लेकिन यदि 7 से 12 वर्ष का बच्चा अगर अपने कार्य की प्रकृति नहीं समझ रहा है तब उसको दोषी नहीं माना जाएगा। ये कैसे निर्धारित होगा कि वो कार्य की प्रकृति समझ रहा है कि नहीं? तो बच्चे की जो चंचलता होती है, जो उसकी बुद्धि होती है, जो उसकी कुशाग्रता होती है, सोचने और जवाब देने की जो क्षमता होती है, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि बच्चा क्या है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इस पे एक केस है, उसका नाम है मुसम्मात एमोना। मुसम्मात एमोना। इसमें एक 10 वर्ष की बालिका होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या होता है, बाल विवाह होता था पहले। तो ये 10 साल की बालिका थी, इसका शादी हो चुका था, ये अपने ससुराल में थी, ये सास के साथ सोई हुई थी। भोर में इसकी सास इसको घर का काम करने के लिए 4 बजे के लगभग इसको जगाती है, और इसका जो पति होता है वो 19 साल का है। वह अपने भाई के साथ दूसरे कमरे में सोया हुआ है, और ये लड़की जो है ये एमोना जाती है और अपने पति का गला काट देती है और खेत में जाके छुप जाती है, और 12-1 बजे जाकर के पुलिस इसको खोज पाती है। तो इस बालिका के द्वारा अपने पति का गला काटना, खेत में जाके छुप जाना, यह प्रकट करता है, दर्शाता है कि यह अपने कार्य की प्रकृति को जान और समझ रही थी। इसको पता था कि जो काम की है वो क्या है, गलत कार्य था, और इसको कोई खोज रहा होगा और उसको इसके लिए दंडित किया जाएगा, इसलिए वो क्या हो गई थी, छुप गई थी, और पुलिस को बहुत खोजबीन करने के बाद वह मिली थी। इसलिए माना गया कि मुसम्मात एमोना को क्या था, अपराध की जानकारी थी, उसे ज्ञान था। तो हम लोग देखेंगे धारा 83 में बच्चा जो बालक है, जो 7 से 12 साल के हैं, उसकी कुशाग्रता, उसकी बुद्धि के आधार पर निर्धारित होगा कि वह अपराध करने में सक्षम है या नहीं। एक दूसरा केस है, वो है उल्ला महापात्र का। एक दूसरा केस है, उसका नाम है उल्ला महापात्र। उल्ला महापात्र। इस केस में क्या हुआ था, इसमें 11 साल से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र का एक बालक था। क्या था ये, 11 साल से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम उम्र का बालक था उल्ला महापात्र के प्रकरण में। और ये बालक जो था चाकू लिया हुआ था और धमकी दे रहा था कि वह उसको मार करके टुकड़ी टुकड़ी काट देगा। और कुछ देर बाद वो क्या किया, चाकू से उस व्यक्ति को टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। तो इसमें माना गया कि बच्चे को इस बात का ज्ञान था कि चाकू का एक ही उपयोग है, और वह है उसको टुकड़ी टुकड़ी काटना, और वह उसको काट दिया। इसलिए वो अपने कार्य की प्रकृति को जान और समझ रहा था, इसलिए बच्चे को अपराध का दोषी पाया गया। तो ये 2 केस इसमें इम्पोर्टेंट है। और धारा 82-83 में जो पूछा जाता है एग्जाम में, यही पूछा जाता है कि डोली इन कैपेक्स किस धारा से संबंधित है, या डोली कैपेक्स किस धारा से संबंधित है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डोली इन कैपेक्स 82 पे है और डोली कैपेक्स 83 पे है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ सके, ताकि हम आपके साथ लाइव क्लास ले सकें, इंटरेक्शन हो सके और आपकी प्रॉब्लमों का समाधान अच्छे से हो सके। और आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। अब हम लोग संविधान भी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब हम लोग संविधान भी पढ़ेंगे। थैंक यू।